सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए रक्त के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ कुछ विशेष बिंदुओं पर भी हम विचार विमर्श करेंगे। विशेष बिंदुओं के अंतर्गत जिसमें हम देखेंगे रक्त की संरचना, उसके प्रमुख घटक, रक्त के लक्षण, उसके साथ साथ हम रक्त के अंदर उपस्थित वर्ग जिसे हम ब्लड ग्रुप कहते हैं और उसके साथ ब्लड ग्रुप के अंदर ब्लड ग्रुप की वंशागति और RH फैक्टर, ये 3-4 पॉइंट यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं बिना समय गवाए आज के हम अपने मुख्य टॉपिक रक्त की संरचना। रक्त की संरचना के बारे में मैंने पूर्व के वीडियो में भी आप लोगों से चर्चा की थी। एक बार पुनः मैं आप लोगों को इसके बारे में वापस यहाँ पर विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। रक्त के अंतर्गत हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मानव के अंदर रक्त पाया जाता है, उस रक्त को तरल संयोजी ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक या रक्त का जो संगठन होता है वो मुख्य रूप से दो चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला आता है आधात्री या मैट्रिक्स, दूसरा आता है कणिकाएं। इन दोनों संरचनाओं से मिलकर रक्त का निर्माण होता है। आधात्री एक तरल संरचना होती है जो क्षारीय द्रव होता है, हल्के पीले रंग का। इसके अंदर वर्णक उपस्थित होते हैं जिसमें बिलीरुबिन और कैरोटीन, ये दो वर्णकों की उपस्थिति के कारण मैट्रिक्स या आधात्री या प्लाज्मा का रंग हल्के पीले रंग का होता है। दूसरी तरफ हम देखें कणिकाएं, तो रक्त के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है जो आप सभी लोग जानते हो, RBC, WBC और प्लेट्स, यानी रक्ताणु, श्वेताणु और बिंबाणु। ये तीनों चीजों से मिलकर कणिकाएं रूपी संगठन बनता है और तरल रूपी प्लाज्मा का संगठन रक्त का होता है। एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है, उस मनुष्य के अंदर रुधिर का जो आयतन होता है वो लगभग 5 लीटर होता है। यानी कोई भी स्वस्थ मनुष्य हो जिसमें रुधिर का आयतन 5 लीटर होता है। रुधिर का
अध्ययन के आधार पर अपन देखते हैं कि रुधिर का अध्ययन जब हम करते हैं तो उस अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रुधिर का अध्ययन करना हीमेटोलॉजी कहलाता है और सीरम का अध्ययन करना सीरोलॉजी कहा जाता है। कई बार ये कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है हीमेटोलॉजी, सीरोलॉजी क्या होते हैं। रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी और सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी। और रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। एंजियोलॉजी कहा जाता है। एंजियोलॉजी याद रखने ये तीनों पॉइंट आप लोगों को कि रुधिर के अध्ययन को हीमेटोलॉजी, सीरम के अध्ययन को सीरोलॉजी और रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम इसमें देखते हैं कि तरल संयोजी ऊतक या रक्त का उद्भव किससे होता है। तो इसका उद्भव जो होता है वो भ्रूण के मेसोडर्म से होता है। भ्रूण के मेसोडर्म से होता है, परंतु तरल संयोजी ऊतक के अंदर कुछ भिन्नताएं होती है जो अन्य संयोजी ऊतकों में से उसको अलग करते हैं। वो भिन्नताएं क्या क्या होती है कि रक्त के अंदर जो तरल संयोजी ऊतक होता है इसके अंदर उपस्थित रक्ताणुओं से पूर्ववर्ती जो रक्ताणु होते हैं उनसे नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। यह इसका प्रमुख डिफरेंस है अन्य तरल संयोजी ऊतक और अन्य संयोजी ऊतकों के अंदर। दूसरा महत्वपूर्ण डिफरेंस इसके अंदर आता है कि तरल संयोजी ऊतक के अंदर कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। यहां मैं आपको बोर्ड पे वो भिन्नताएं बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कि यह किस प्रकार से अन्य संयोजी ऊतकों से भिन्न है। जिसमें पहली भिन्नता मैंने आपको बताई कि पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं होती है उस पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिका का निर्माण नहीं होता है। नई कोशिका का निर्माण नहीं होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन अनुपस्थित। और उसके बाद तीसरा जो होता है महत्वपूर्ण अंतर वो होता है कि इसमें प्लाज्मा का जो स्राव होता है, स्राव सिक्रेशन किसका, प्लाज्मा का, ये प्लाज्मा का सिक्रेशन कणिकाओं के द्वारा नहीं होता है। कणिकाओं के द्वारा नहीं होना। ये तीन मुख्य भिन्नताएं पाई जाती है। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर रक्त के प्रमुख लक्षणों पर चर्चा करते हैं। तो रक्त में सबसे पहले जो प्रमुख लक्षण होता है उसका रंग।
रक्त का रंग आप सभी को पता है लाल होता है, और क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक जो वर्णक होता है, उस वर्णक की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। उसके बाद दूसरा इसका प्रमुख लक्षण हम लेते हैं स्वाद। रक्त का स्वाद लवणीय होता है, कारण कि इसके अंदर NaCl सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, नमक जिसे हम कहते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण इसका स्वाद लवणीय होता है। उसके बाद तीसरा हम इसका लक्षण लेते हैं pH मान। रक्त का pH क्षारीय होता है और pH मान होता है 7.3 से 7.5। फिर चौथा हम लेते हैं इसका प्रमुख लक्षण श्यानता, वेस्कोसिटी। यह जल की तुलना में जल से 4 से 5 गुना अधिक श्यान होता है। उसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, रक्त की स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है वो 1.04 से 1.05 तक होती है। फिर हम उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अभिरंजक। रक्त का अध्ययन करने के लिए इसे किस प्रकार के अभिरंजक का इसमें उपयोग किया जाता है ताकि वो संरचना स्पष्ट दिखाई दे सके, तो इस हेतु हम विभिन्न प्रकार के अभिरंजक होते हैं। उनमें से जो प्रमुख अभिरंजक होता है मिथाइलिन ब्लू, जो अभिरंजक होता है वो विशेष रूप से काम में लिया जाता है। तरल संयोजी ऊतक या रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 12 से 16 ग्राम 100 ml प्रति 100 ml के अंदर होती है। यदि मनुष्य नर है तो उसके अंदर 15 ग्राम प्रति 100 ml होती है, और मादा के अंदर इसी हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.5 से 14 ग्राम प्रति 100 ml के हिसाब से होती है, जो कि एक स्वस्थ मनुष्य की निशानी मानी जाती है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक दूसरे क्वेश्चन को यहाँ और फोकस कर देता हूँ, जो कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि इसी से संबंधित प्लीहा एक शब्द आता है, एक ऑर्गेन्स है मानव शरीर संरचना के अंतर्गत, जो मैंने पूर्व वीडियो में भी बता दिया था। और यहाँ पर पुनः मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता रहा हूं कि प्लीहा को आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ब्लड बैंक, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है इसलिए इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। परंतु जैसे आरबीसी मैच्योर हो जाती है, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है, तो इसका विमोचन भी प्लीहा के अंदर ही होता है। इसलिए इसे आरबीसी का
कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान या बूचड़खाना, ये दोनों ही प्रश्न कई बार कंपटीशन में या शॉर्ट एग्जाम्स में या अंडर मिडिल क्लासेस के अंदर पूछे जाते हैं कि आरबीसी का बूचड़खाना या कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो उसमें आपका आंसर होगा प्लीहा। और उसके बाद आरबीसी का ब्लड बैंक होता है प्लीहा। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अब हम यहाँ आगे बात करते हैं रक्त के अंदर उपस्थित प्लाज्मा के ऊपर। तो प्लाज्मा रक्त का एक आधात्री होता है और उस प्लाज्मा के अंदर मुख्य रूप से प्लाज्मा प्रोटीन उपस्थित होती है। प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा बहुत सी दूसरी चीजें भी उसमें उपस्थित होती है, जैसे जल, आवश्यक खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, उत्सर्जित पदार्थ, बहुत सारी चीजें इसमें उपस्थित होती है। परंतु यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है मुख्य रूप से वो ब्लड में 7 से 8% भाग ब्लड का बनाती है। और इस प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर दो प्रमुख प्रोटीन जो होती है, उसमें पहली जो प्रोटीन आती है वो आती है एल्ब्यूमिन, और दूसरी जो प्रोटीन आती है वो आती है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूलिन दोनों ये प्रोटीन जो होती है, इन दोनों प्रोटीनों के कार्य भी पृथक पृथक होते हैं। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, उसका प्रमुख कार्य रक्त कोलाइडल प्रासरण दाब में सहायक होना, यानी रक्त के अंदर जो कोलाइडल प्रासरण दाब बनता है उसके अंदर इस एल्ब्यूमिन प्रोटीन का उपयोग होता है। इसकी सहायता से ही वो प्रासरण दाब का निर्माण होता है, वो दाब बनता है। और उसी प्रकार ग्लोब्यूलिन के अंदर अगर हम देखते हैं तो ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों इसके प्रकार हैं। और इन्हीं तीनों प्रकार के द्वारा इसका जो मुख्य कार्य होता है वो एंटीबॉडीज का निर्माण करना। अब हम यहाँ पे आते हैं रक्त समूह के अंदर, यानी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया था कि ब्लड के अंदर कणिकाएं और प्लाज्मा दोनों चीज उपस्थित होती है। तो कणिका में विशेष रूप से आरबीसी, तो आरबीसी के ऊपर एंटीजेंस उपस्थित होते हैं यानी प्रतिजन्स, और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं। इसी उपस्थिति के आधार पर, इन दोनों की उपस्थिति के आधार पर रुधिर को 4 भागों में बांटा गया है। रुधिर को 4 भागों में बांटा गया है और इन्हें हम रुधिर वर्ग के नाम से जानते हैं। यही है हमारा रुधिर वर्ग। यानी रुधिर वर्ग में हम देखते हैं तो रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ, ये 4 प्रमुख रुधिर वर्ग बनाए गए हैं, जो जिनका मुख्य आधार एंटीजेंस जो आरबीसी के ऊपर उपस्थित होते हैं और एंटीबॉडी जो प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होती है। रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए और बी के साथ ए बी की खोज की तथा डी कोस्टेलो एंड स्टूली ने रुधिर वर्ग ओ की खोज की। इसके पश्चात हम
देखते हैं यहाँ पर एक नया शब्द रुधिर आधान। रुधिर आधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या शब्द है ये? ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रुधिर आधान। रुधिर आधान का मतलब ये हुआ कि यदि किसी बीमार व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता है और उससे स्वस्थ व्यक्ति से ब्लड लेकर बीमार व्यक्ति को दिया जाता है तो उसे हम रुधिर आधान कहते हैं। यानी किसी बीमार व्यक्ति को रुधिर की आवश्यकता पड़ने पर एक किसी स्वस्थ व्यक्ति से रुधिर को लेकर बीमार व्यक्ति को रुधिर प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम यहाँ पर रुधिर आधान कहा जाता है। रुधिर आधान के अंतर्गत एक व्यक्ति होता है जो रुधिर देने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति होता है जो रुधिर लेने वाला होता है। जो रुधिर देने वाला होता है उस व्यक्ति को दाता कहा जाता है, डोनर, और जो लेने वाला होता है उसे ग्राही कहा जाता है। तो यहाँ पर दाता और ग्राही दो शब्द भी नए आए हैं, जहां पर आपको ध्यान रखना है कि रुधिर देने वाला दाता और रुधिर लेने वाला ग्राही होता है। अब हम आगे चलते हैं विस्तार पूर्वक रुधिर वर्ग के अंदर। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी तथा रुधिर वर्ग ओ। इसमें कौन से रुधिर में कैसा एंटीजन होता है और कौन सी एंटीबॉडीज होती है और इस ग्रुप का निर्माण किस प्रकार होता है। अब हम यहाँ चलते हैं ब्लड ग्रुप के विभिन्न प्रकारों के ऊपर। तो ब्लड ग्रुप के विभिन्न प्रकारों को पढ़ाने के लिए मैंने आपको यहाँ टेबल दिखा रखी है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी एंड ओ के अंदर मैंने पूर्व बताया था कि किसी भी ब्लड ग्रुप के अंदर दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, आरबीसी और प्लाज्मा, जो ब्लड की संरचना का निर्माण करती है। आरबीसी के अंदर एंटीजन्स पाए जाते हैं और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज। जहां पर जिस व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन्स ए हो और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बी हो, उस ब्लड का ग्रुप होगा ए। ये आपका ग्रुप ए हो गया। और जिस किसी व्यक्ति के ब्लड में आरबीसी पर एंटीजन्स बी हो तथा प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए हो, तब वहां पर उसका ब्लड ग्रुप होगा बी। और इसी तरीके से ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर आरबीसी पर जो एंटीजन्स होते हैं वो एंटीजन्स ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं और ए बी का अभाव होता है प्लाज्मा के अंदर। एंटीबॉडीज का अभाव होता है तो वह ब्लड ग्रुप होगा आपका ए बी। और ये ए बी जो ग्रुप है, ये ए बी ग्रुप के अंदर इस एंटीबॉडीज की अनुपस्थिति के कारण यह ग्रुप जो है वो ब्लड ग्रुप ए से, ब्लड ग्रुप बी से, ब्लड ग्रुप ओ से तथा स्वयं ए बी से ब्लड को ले सकता है। यानी चारों के चारों ब्लड ग्रुप इसे ब्लड दे सकते हैं
यानी ये क्या कहलाया, सभी से ब्लड लेने वाला सर्वग्राही। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और इसी प्रकार अगर ग्रुप ओ में एंटीजेंस जो आपके हैं, ये एंटीजेंस ए बी ये यहां पर अनुपस्थित है, अब्सेंट है, तथा एंटीबॉडीज प्लाज्मा के अंदर ये उपस्थित है, ये उपस्थित है, तो वह व्यक्ति का ग्रुप होगा ओ ग्रुप। इस ओ ग्रुप की ये विशेषता होगी कि इस ओ ग्रुप के अंदर एंटीबॉडीज ए बी की अनुपस्थिति के कारण यह सभी को ग्रुप जो भी अपने ए बी जो ग्रुप है उन सभी को यह रक्त डोनेट कर सकता है, यानी दे सकता है। अर्थात ये हुआ सर्वदाता, यानी सभी को ब्लड देने वाला सर्वदाता। तो यहाँ आपको दो चीज विशेष ध्यान रखनी है, तो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वह ब्लड ग्रुप के अंदर सर्वग्राही ग्रुप कौन सा होता है, ए बी, और सर्वदाता कौन सा होता है, ओ ग्रुप। इसे दोनों ही पॉइंट आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखने हैं और इनके बारे में ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं।